केक बेचने वाली बदसूरत बहू। रामपुर गांव में दिव्या नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिव्या दिखने में बहुत ही काली थी, लेकिन वह मन की बहुत ही साफ और अच्छी थी और उसके माता पिता ने बहुत ही अच्छे से उसका पालन पोषण किया था। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे और वह उसके लिए दिन रात मेहनत भी किया करते थे। यह सब देखकर दिव्या भी बड़ी मेहनत से पढ़ाई करती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। दिव्या बड़ी होती गई और उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और कुछ ही समय में उसकी शादी करण नाम के एक लड़के से हो जाती है। करण एक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का था और वह एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते थे, लेकिन किसी वजह से उनकी जिंदगी में पैसों की दिक्कत आने लगती है। ऐसे ही एक दिन दिव्या करण से कहती है, सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी कुछ काम कर लूँ। क्यों नहीं दिव्या, तुम काम कर सकती हो, लेकिन तुम काम क्या करोगी? उसकी चिंता आप मत करिए, बस आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो। उसके बाद करण अपने काम पर चला जाता है। दिव्या मार्केट जाकर केक बनाने का सारा सामान लेकर आती है और एक सुंदर सा केक बनाकर रख देती है। शाम को जब करण घर वापस आता है तो वह उस केक को देखकर कहता है, अरे वाह, यह केक तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन आज तो ना मेरा जन्मदिन है और ना ही तुम्हारा जन्मदिन है, तो तुम आज ये केक क्यों लेकर आई हो? अरे नहीं नहीं जी, यह केक तो मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसलिए आप एक बार इसे खाकर बताइए कैसा बना है। क्या तुम सच कह रही हो? यह इतना सुंदर केक तुमने बनाया है? उसके बाद करण वह केक खाकर देखता है। करण को वह केक बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सच में दिव्या, तुमने तो बहुत अच्छा केक बनाया है। क्या सच में आपको यह केक इतना पसंद आया? मैंने तो यह केक बनाना अपने कॉलेज में सीखा था, लेकिन सोचा नहीं था कि यह इतना अच्छा बन जाएगा। अरे दिव्या, अगर तुम यह केक बनाकर मार्केट में बेचोगी तो इससे तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई होगी और तुम्हारी काम करने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे इसी को लेकर कुछ काम करना चाहिए, लेकिन अभी चलो खाना खा लेते हैं। उसके बाद वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं और उसके अगले दिन से ही दिव्या अपने केक की दुकान खोलने की तैयारी करने लगती है। करण एक अच्छे से मार्केट में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और वहाँ पर दिव्या केक बनाने का काम शुरू करती है। दिव्या के हाथों का केक लोगों को बहुत ही पसंद आता है। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर केक लेने आया करते थे और ऐसे ही उसकी दुकान अच्छे से चलने लगती है और उसको इस तरह से कड़ी मेहनत करता देख करण भी बहुत ही खुश होता है। लेकिन दिव्या की दुकान के सामने राजीव नाम के एक आदमी की बेकरी थी। दिव्या की दुकान पर सारे कस्टमर को जाता देख वह दिव्या से बहुत ही जला करता था। तभी ऐसे ही एक दिन एक आदमी दिव्या की दुकान पर आता है और कहता है, सुनिए, मुझे 50 केक चाहिए। 50 केक? हाँ हाँ अभी देती हूँ, लेकिन 50 केक कोई ओकेजन है क्या? हाँ, वो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो उसे स्कूल में बांटने के लिए उसे केक चाहिए। अच्छा, तो आज आपके बेटे का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू आंटी। उसके बाद वह आदमी और वह बच्चा केक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही समय में दिव्या की केक की दुकान बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। यह देखकर वह बेकरी वाला दिव्या से और भी ज्यादा जलने लगता है और इसी तरह से दिन गुजर रहे होते हैं। तभी एक दिन एक बहुत बड़ा सेठ दिव्या की दुकान पर आता है और कहता है, सुनिए, क्या आपका नाम दिव्या है? हाँ, मेरा नाम ही दिव्या है। कहिए, क्या चाहिए आपको? मेरी बेटी का 2 दिन बाद जन्मदिन है और उसे आपके दुकान का केक बहुत अच्छे लगते हैं, तो क्या उसके जन्मदिन के लिए आप 100 केक तैयार कर दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं 100 केक तैयार कर दूंगी। आप मुझे बस फ्लेवर बता दीजिए, या आप चाहे तो इस केक को एक बार टेस्ट करके भी देख सकते हैं। उसके बाद दिव्या एक केक उस सेठ को टेस्ट करने के लिए देती है। सच में इसका स्वाद तो बहुत जबरदस्त है, मुझे तो यही फ्लेवर चाहिए। ठीक है,
मैं 2 दिन बाद आपके सारे ऑर्डर तैयार करके रखूंगी। उसके बाद वह सेठ वहाँ से चला जाता है और दिव्या फिर से अपने कामों में लग जाती है। यह सब देखकर राजीव उससे और भी ज्यादा जलने लगता है और कहता है, इसका मुझे कुछ न कुछ करना होगा, वरना ऐसे ही चलता रहा तो मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों ना मैं इससे सस्ते रेट में केक बेचूं, फिर हर कोई मेरे से ही केक खरीदेगा। फिर देखता हूँ ये क्या करती है। अगले दिन से राजीव सस्ते रेट में केक बेचना शुरू कर देता है। यह देखकर कुछ लोग उसकी दुकान पर चले भी जाते हैं, लेकिन उसके केक का टेस्ट अच्छा ना होने की वजह से वे लोग वापस से दिव्या की दुकान पर ही आते हैं और राजीव से कोई भी केक नहीं खरीदता है, जिस वजह से राजीव दिव्या से और भी नफरत करने लगता है। और दूसरे दिन दिव्या सुबह से ही 100 केक बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में सारे ऑर्डर तैयार कर देती है। लेकिन उसी समय करण उसकी दुकान पर आता है और उससे कहता है, अरे दिव्या, तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या? सुबह से ही तुम केक बनाने में लगी हो, चलो चलकर कुछ खा लो। हाँ ठीक है जी, अभी चलती हूँ। उसके बाद करण दिव्या को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन राजीव यह सब छुपकर देख रहा होता है। इसलिए दिव्या और करण के जाने के बाद वह उसकी दुकान की खिड़की से झांक कर देखता है कि दिव्या ने सारे केक बनाकर तैयार कर दिए हैं और वह यह देखकर सोचता है, अगर मैं इसके ये सारे केक खराब कर दूं, तो कस्टमर को मेरे दुकान से केक खरीदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह सोचकर राजीव उसकी दुकान की बिजली काट देता है और बिजली न होने की वजह से उसका फ्रिज भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सारा केक पिघलकर खराब हो जाता है। और जब दिव्या वापस अपनी दुकान पर आती है, तब वह देखती है कि उसका बनाया हुआ सारा केक खराब हो चुका था और उसकी दुकान में लाइट भी नहीं थी। लेकिन उसके अगल बगल की सारी दुकानों में बिजली आ रही होती है। तभी उसका सारा शक राजीव के ऊपर जाता है, लेकिन उसको अब ऑर्डर पूरा करने में सिर्फ 2 ही घंटे बचे हुए थे और इतनी जल्दी 100 केक बनाना नामुमकिन था। मुझे पता है यह सब कुछ उस राजीव ने ही किया है। उसकी दुकान की बिक्री हो, इसलिए उसने मेरी दुकान की भी यह हालत की है, लेकिन मैं भी समय से पहले हार नहीं मानूंगी। उसी समय दिव्या के दिमाग में एक आइडिया आता है जो राजीव कभी सोच भी नहीं सकता था, और वह फिर से एक सुंदर सा केक बनाने लगती है। और इस बार वह एक सुंदर सी डॉल की तरह केक बनाती है, जो आजकल बच्चियों को बहुत ही पसंद आता है। उसी समय वहाँ पर उस सेठ के कुछ आदमी केक लेने आ जाते हैं। आइए आइए, मैं उनके लिए ही एक स्पेशल केक तैयार कर रही हूँ, इसलिए यह केक मैं खुद लेकर आऊंगी, आप लोग जाइए। उसी समय वह आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन राजीव उसको रोक कर कहता है, अरे मेरे पास तो उससे भी अच्छा केक है, आप लोग ये वाला केक ले जाइए। उसके बाद वह आदमी राजीव से वह केक खरीदकर घर ले जाता है, लेकिन पार्टी में राजीव का बनाया हुआ केक किसी को भी पसंद नहीं आता है। यह देखकर उस सेठ को बहुत ही गुस्सा आता है और वह कहता है, अरे ये तुम लोग केक कहाँ से खरीद कर लाए हो? क्या ये केक तुम्हें एक दिव्या नाम की औरत ने दिया है? नहीं साहब, या तो हम किसी राजीव नाम के आदमी से खरीद कर लाए हैं। लेकिन तुम लोग मेरी बताई हुई दुकान पर क्यों नहीं गए? क्या उन्होंने ऑर्डर पूरा नहीं किया था? नहीं साहब, वो कह रही थी कि यह केक स्पेशल है, इसलिए वह खुद लेकर आएगी। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ से। उसके थोड़ी देर बाद दिव्या वो डॉल सा बनाया हुआ खूबसूरत केक लेकर उनके घर आ जाती है और वह केक देखकर सारे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। सच में यह केक तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसलिए इतना सुंदर केक बनाने के लिए और मेरी बेटी के चेहरे पे ये खुशी लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप ऐसा मत कहिए, यह केक बच्चे को पसंद आया, मेरे लिए यही बहुत है। अच्छा, ये लीजिए केक के पैसे। उसके बाद वह सेठ दिव्या को उसके केक के अच्छे खासे पैसा देता है, और जब यह बात राजीव को पता चलती है तो वह समझ जाता है कि वह दिव्या का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसे ही दिव्या धीरे धीरे
कई तरह के डिजाइन वाले केक बनाने लग जाती है और अपनी मेहनत से एक बड़ी सी दुकान खरीद लेती है और अपने काम को और भी ऊंचाइयों तक ले जाती है। और अपनी पत्नी की इस कामयाबी को देखकर करण को भी उस पर बहुत ही गर्व होता है। पाद मारने वाली सिंड्रेला। मीनापुर गांव में सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही होनहार और सुशील लड़की थी। वह दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन बचपन से ही उसे एक बहुत ही बुरी आदत थी। वह खाने में जो कुछ भी खाती तो उसके पेट में एसिडिटी बन जाती, जिस वजह से उसे हर वक्त बदबूदार पाद की शिकायत रहती, जिस वजह से वह कहीं भी बहुत ही बदबूदार पाद मार देती और इल्जाम किसी और पर लगा देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक बार सिंड्रेला अपने कॉलेज के दोस्त रोहित के साथ डेट पर जाती है। वे लोग 5 स्टार होटल में खाना खाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी सिंड्रेला के पेट में गुड़गुड़ होती है और वह बहुत ही बदबूदार पाद मार देती है। हाय हाय, कौन है ये? छी, ओ गॉड। अरे रोहन, क्या हुआ? क्या जमाना आ गया, लोग जाने बिना फ्रेश हुए खाना ठूसने क्यों आ जाते हैं। कितनी गंदी वास आ रही है, सारा मूड का सत्यानाश हो गया। चलो यहाँ से। पता नहीं तुम इतनी आराम से यहाँ पे कैसे बैठी हो, तुम्हें स्मेल नहीं आ रही? वो तभी सिंड्रेला के पेट में फिर से गुड़गुड़ होने लगता है। ओह गॉड, अब क्या करूं? सिंड्रेला से पाद कंट्रोल नहीं होता है और वह फिर से जोरदार आवाज के साथ पाद मार देती है। वहाँ बैठे सभी लोग सिंड्रेला की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। आई एम सॉरी रोहन। वो छी छी सिंड्रेला, इतनी देर से तुम ही पाद मार रही थी ना, बोलो जवाब दो। सिंड्रेला शर्मिंदगी से बिना कुछ जवाब दिए नजरें झुकाए बैठी थी। ये तुम्हारा नाम सिंड्रेला किसने रखा है? तुम अपना नाम बदल के पदौड़ी रख लो, वही तुम पर ज्यादा सूट करेगा। और हाँ, आइंदा से मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, समझी? इतना बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है और सिंड्रेला रोते हुए अपने घर आ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। सिंड्रेला की कॉलेज की पढ़ाई भी अब पूरी हो गई थी। फिर उसके माता पिता सिंड्रेला की शादी कराने की सोचते हैं और सिंड्रेला के लिए राहुल नाम के लड़के को पसंद करते हैं। जब राहुल की फैमिली सिंड्रेला को देखने के लिए उसके घर जाते हैं तो सिंड्रेला की माँ अपने पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़क देती है ताकि सिंड्रेला पाद मारे तो किसी को पता न चले। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आते हैं। आइए आइए बहन जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बहन जी। क्या बात है बहन जी, आपका घर तो बहुत ही ज्यादा महक रहा है। यह सब तो मेरी बेटी सिंड्रेला का कमाल है। बेचारी पूरे दिन घर की सफाई में लगी रहती है। वह क्या है ना कि मेरी बेटी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे फ्रेश फील करना अच्छा लगता है। यह तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, मुझे भी फ्रेश फील करना बहुत अच्छा लगता है। लगता है हम दोनों सास बहू की जोड़ी खूब जमेगी। कहाँ है आपकी बेटी? जरा बुलाइए उसे, हम भी तो देखें अपनी होने वाली बहू को। जी जी जरूर। बेटी सिंड्रेला, जल्दी से बाहर आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। फिर सिंड्रेला हाथ में चाय की ट्रे लिए बाहर आती है। सिंड्रेला दिखने में सुंदर तो थी ही और उन्होंने उसकी इतनी तारीफ भी सुनी, इसीलिए वो एक ही बार में लड़के वाले को पसंद आ जाती है। बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत ही सुशील है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। हमें तो आपकी बेटी सिंड्रेला बहुत ही पसंद आई, तो रिश्ता पक्का समझे क्या? वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पास में ही खड़ी सिंड्रेला के पेट में फिर से गुड़गुड़ होने लगती है और उसे पाद बर्दाश्त नहीं होता और वह वहीं खड़ी सबके सामने पाद मार देती है। परंतु रूम फ्रेशनर की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चलता है और रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। और फिर कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद सिंड्रेला अपने ससुराल चली जाती है,
लेकिन उसके पाद मारने की आदत नहीं जाती है, जिसकी वजह से उसकी सास काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर एक दिन उसकी सास उससे पूछ ही लेती है, बहू मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिनों से घर में बदबू कैसी हो रही है? वो क्या है ना माँ जी, जब मैं इस घर में आई थी तब मैंने देखा इस घर में बहुत से चूहे हो रहे थे, इसलिए मैंने पूरे घर में जगह जगह चूहे मारने की दवाई रख दी है। शायद वही चूहे मर गए होंगे, इसलिए घर में इतनी बदबू हो रही है। आय हाय बहू, सत्यानाश हो इन चूहों का, इसने तो पूरे घर को ही सरा रखा है, मेरा तो दम घुटने लगा है। माँ जी आप एक काम करिए ना, आप मार्केट जाकर एक रूम फ्रेशनर ले आइए, मैं कल ही पूरे घर की अच्छे से सफाई करके पूरे घर में रूम फ्रेशनर लगा दूंगी, हमारा घर फिर से सुगंधित हो जाएगा। अरे वाह बहू, कितनी समझदार हो, मैं आज ही मार्केट जाकर एयर फ्रेशनर ले आती हूँ, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगी इस बदबू से। और फिर उसकी सास उसी वक्त मार्केट जाकर एयर फ्रेशनर खरीद कर ले आती है और उसे पूरे रूम में स्प्रे कर देती है, जिससे काफी हद तक घर के अंदर से बदबू खत्म हो जाती है। पर सिंड्रेला के पाद मारने की दिक्कत खत्म नहीं होती है, जिसकी वजह से उसकी सास पूरे दिन घर में एयर फ्रेशनर लेकर घूमते रहती है। ऐसे ही एक दिन सिंड्रेला किचन में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ उसकी सास कुछ सामान लेने आती है। अरे बहू जरा मुझे एक बिस्किट का पैकेट देना। माँ जी बिस्किट का पैकेट वही ड्रॉ में नीचे रखा है, निकाल लीजिए। अरे बहू मुझसे नीचे नहीं झुका जाएगा, मेरी कमर में तो दर्द है, जरा तू ही मुझे निकाल के दे दे। जी माँ जी। सिंड्रेला जैसे ही बिस्किट निकालने के लिए नीचे झुकती है, तभी उसे जोरदार पाद आता है और वह उससे बर्दाश्त नहीं होता है और वह सास के मुंह पर ही बदबूदार पाद मार देती है। उसकी सास को अब यह समझते देर नहीं लगता है कि जिस बदबू को वो चूहे मरने का समझकर झेल रही थी, वो असल में कोई और नहीं बल्कि उसकी लाडली बहू ही फैला रही थी। उसकी सास गुस्से से उससे कहती है, आप छी छी, तो तू है घर को महकाने वाली सिंड्रेला? अरे खुद बदबू फैलाकर चूहे का नाम लगा रही थी। हाय छी, हे भगवान। माँ जी वो क्या, ये वो मैं सब समझ गई हूँ, तू ही थी इतने दिनों से घर को महकाने वाली। आय हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझ जैसी पदोरी बहू को घर ले आई। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सिंड्रेला को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह रोने लगती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद अपने इस पाद मारने वाली बीमारी से परेशान हूँ, इसकी वजह से मुझे हर जगह ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसी वजह से मेरी कहीं शादी भी नहीं हो रही थी, जिस वजह से मेरे घर वालों ने आपसे ये बात छुपाई। तेरे माँ बाप ने तो तेरी शादी करवा दी, अब भुगतना तो हमें पड़ रहा है ना। जहाँ जाती है बदबू फैला देती है, शर्म आती है या नहीं? अगर कहीं बाहर ऐसा करेगी तो लोग क्या कहेंगे? तू तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ेगी। अपनी सास की बातें सुनकर सिंड्रेला रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शाम को ऑफिस से जब राहुल घर आता है, तब उसे उसकी माँ सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर राहुल शॉक्ड हो जाता है और सिंड्रेला से बात करने उसके कमरे में जाता है। सिंड्रेला अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। सिंड्रेला, मैं क्या सुन रहा हूँ? जब तुम्हें यह दिक्कत थी तो तुमने हमसे ये बात क्यों छिपाई? मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने आप लोगों से ये बात छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि अगर आप लोगों को ये बात पता चल गई तो आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे कोई बात नहीं सिंड्रेला, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई है। और रही बात तुम्हारी बदबू फैलाने की, तो उसे हम बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। वो क्या है ना कि हम अपने पूरे घर में एयर फ्रेशनर लगवा देंगे। यह सुनकर सिंड्रेला को भी हंसी आ जाती है और वह राहुल के गले से लग जाती है। फिर राहुल अपनी बीवी सिंड्रेला को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है,
जहां डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देता है और ऑयली और बाहर के खाने के लिए मना करता है। सिंड्रेला डॉक्टर के बातों को अच्छे से फॉलो करती है और फिर थोड़े ही दिनों में सिंड्रेला की पाद मारने की दिक्कत खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पति राहुल और सास के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।